नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और हम शो की शुरुआत कर रहे हैं पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की खबर से, जिन्हें पाक रेंजर ने एक पुराने मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के परिसर से गिरफ्तार किया है। इसके बाद पाकिस्तान के कई इलाकों में हिंसा देखने को मिली। रेडियो स्टेशन, सेना मुख्यालय, हवाई अड्डे पर समर्थकों ने हमला किया। देखिए रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद के लिए निकल रहा हूँ। पिछले साल सत्ता जाने के बाद से सरकार और सेना दोनों के खिलाफ मोर्चा खोले पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान आखिरकार इस्लामाबाद हाईकोर्ट के परिसर से गिरफ्तार कर लिए गए, जब इसका सबसे कम अंदेशा था। इमरान कोर्ट पहुंचे थे अपनी जमानत की प्रक्रिया पूरी करने, बायोमेट्रिक्स दे रहे थे। उनके साथ उनके वकील थे और कुछ और साथी। फिर अचानक खिड़की के शीशे टूटे, रेंजर्स अंदर घुसाए, आपाधापी का माहौल दिखा और अगली तस्वीर ये दिखी। बिल्कुल घेर कर इमरान खान को एक काली बख्तरबंद रेंजर्स की गाड़ी में ले जाया गया और एक पल में नजर से वो ओझल हो गए। गाड़ी पर और आसपास सिर्फ काली यूनिफॉर्म में रेंजर्स नजर आ रहे थे। इमरान को ये गिरफ्तार करके इमरान खान को गाड़ी ले गई है जी। इस गिरफ्तारी का शायद अंदेशा नहीं था, इसलिए ना तो बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद थे और ना ही मीडिया। और इसके साथ कौन है? लेकिन इमरान ने कोर्ट जाने से पहले जो बयान दिया, उसमें एक बार फिर चुनौती थी। सवाल मेरा ये है कि क्या एक मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि इस आदमी का नाम आ गया, मैं अपना FIR नहीं कटवा सका? पता तो सच और झूठ तब चले जब इन्वेस्टिगेशन होती, FIR इसके खिलाफ होती, इन्वेस्टिगेशन होती। अगर ये बेकसूर था, सामने आ जाना था। इतना ताकतवर शख्सियत कि मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर, अपनी पंजाब की हुकूमत होते हुए हम इन्वेस्टिगेशन FIR में इसका नाम नहीं दे सके। मामला अलकादिर यूनिवर्सिटी से जुड़े जमीन घोटाले का बताया जा रहा है, लेकिन सवाल ये कि ऐसा इसमें अचानक क्या हुआ। मौजूदा पीएम शहबाज शरीफ ने इसे कानूनी कार्रवाई बताया। कहा कि इमरान कोर्ट को अपने हिसाब से काम कराना चाहते हैं। कहा कि सेना पर बेवजह निशाना साध रहे हैं, लेकिन इसे सत्ता पर कमजोर पकड़ को सेना के सहारे की दरकार से जोड़ा जा रहा है। उधर इमरान की पार्टी PTI ने वो ही किया जो वो कर सकती है। आज आपको अपने घरों से निकलना होगा अपने अजीम कायद इमरान खान के लिए, जो आपके मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ रहा है। आज घर कोई ना बैठे। आज अगर आप पाकिस्तान को हकीकी आजादी की तरफ माइल करना चाहते हैं और एक नए पाकिस्तान की दाग बेल डालना चाहते हैं, तो निकलिए अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ, अपने साथियों के साथ और इजहार यकजहती कीजिए इमरान खान के साथ। कई शहरों में इमरान के समर्थक सड़क पर उतरने लगे हैं। ये अगर सैलाब बनता है तो सरकार और सेना कैसे इससे निपटेंगे? पाकिस्तान का अगला सियासी अध्याय इसी से तय होगा। दिल्ली से उमाशंकर सिंह के साथ कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास हुए 2 धमाकों के बाद NIA और NSG ने जांच शुरू कर दी है। धमाकों के बाद मंगलवार को सुरक्षा बलों ने अमृतसर में फ्लैग मार्च निकाला। सुरक्षा बलों ने जनता का विश्वास बहाल करने के लिए ये फ्लैग मार्च निकाला, क्योंकि 2 दिनों में ये दूसरा धमाका था। शनिवार को हुए धमाके में 6 लोग जख्मी हुए थे। हालांकि सोमवार को हुए धमाके में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने श्रद्धा वालकर हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब पूनावाला के खिलाफ हत्या सबूत मिटाने की धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने कहा कि सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब के खिलाफ पर्याप्त सबूत दिए हैं। हालांकि आफ्ताब ने इस वारदात से इनकार किया है। मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट देखिए। करीब 6 महीने की सुनवाई के बाद दिल्ली की साकेत कोर्ट ने श्रद्धा वालकर की हत्या के आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला पर IPC 302 यानी हत्या और 201 यानी सबूत मिटाने की धाराओं के तहत आरोप तय कर दिए। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया
आफताब के खिलाफ हत्या और सबूत नष्ट करने का मामला बनता है। कोर्ट ने इसमें श्रद्धा वाकर वाले केस में 302 आईपीसी एंड 201 आईपीसी में चार्ज फ्रेम कर दिया है और नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग इसमें 1 जून 2023 के लिए लगाया है, जिसमें एविडेंस पर ये मैटर पहुंच गया है। तो कोर्ट रूम में भी जो जजमेंट है चार्ज फ्रेम किया गया है, तो उसके लिए प्राइमा फेसाई कि आफताब पूनावाला ने ये क्राइम किया है और किन किन धाराओं में वो मैं बता चुकी हूँ आपको। और इसके अलावा कोर्ट ने ये चीज़ों को भी अपने जजमेंट में मेंशन किया है कि किस तरीके से इसने क्राइम किया है, कौन सी डेट पर किया है और सपोर्टिव एविडेंस बहुत सारे हैं। इन सारी चीज़ों पर मैम ने कंक्लूड करके जजमेंट सुनाया है। इस दौरान कोर्ट में आरोपी आफताब ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया। दिल्ली पुलिस ने आरोपी आफताब अमीन पूनावाला को 12 नवंबर 2022 को गिरफ्तार किया था। उसने जुर्म कबूल करते हुए बताया था कि उसने श्रद्धा की हत्या गला दबाकर 18 मई 2022 को ही कर दी थी। हत्या के बाद शव के 35 टुकड़े किए और टुकड़ों को दिल्ली और गुरुग्राम के जंगल में फेंका। पुलिस ने आफताब की निशानदेही पर शव के कई टुकड़े बरामद किए। इन टुकड़ों की डीएनए जांच से पता चला कि ये श्रद्धा वालकर के ही हैं। पुलिस ने आरोपी का नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया, जिसमें उसने अपना जुर्म स्वीकार किया था। पुलिस के पास श्रद्धा वालकर और आफताब के पुराने झगड़े के ऑडियो वीडियो भी हैं। पुलिस ने शव को काटने में इस्तेमाल किए गए हथियार और 300 लीटर का वो फ्रिज भी बरामद किया जिसने उसमें शव को छुपाया था। हत्या के करीब 6 महीने बाद इस हत्याकांड का खुलासा हुआ। इस केस में कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, फिर भी दिल्ली पुलिस ने पेशेवर तरीके से इस केस में टेक्निकल, साइंटिफिक, फॉरेंसिक और सर्कमस्टांशियल एविडेंस जुटाए और केस यहां तक पहुंचा। अब इस मामले में अगली सुनवाई 1 जून को होगी। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुर्सलीन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। शरद पवार के एनसीपी अध्यक्ष बने रहने के ऐलान के बाद राष्ट्रीय स्तर पे उनकी भूमिका अहम होती हुई दिख रही है। 11 मई को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं और हाल ही के कुछ हफ्तों में देखें तो शरद पवार ने विपक्षी एकता को लेकर कई नेताओं से मुलाकात की है। 2024 के लिए विपक्षी गठजोड़ की कुछ उलझी हुई गांठों को शरद पवार जैसा दिग्गज नेता सुलझाने में मददगार हो सकता है। शायद इसीलिए 11 मई को नीतीश कुमार भी पवार से मिलने मुंबई आ रहे हैं। इसके पहले नीतीश और पवार दोनों अलग अलग विपक्ष के कई नेताओं से मिल चुके हैं। नीतीश उद्धव से भी मिलेंगे। बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी 11 तारीख को मुंबई आ रहे हैं। मुंबई में वो माननीय उद्धव ठाकरे साहब शिवसेना पक्ष प्रमुख और माननीय शरद पवार साहब राष्ट्रवादी पार्टी के अध्यक्ष नेशनल प्रेसिडेंट, इन दोनों को मिलेंगे। 1 बजे पहले मातोश्री पे जाएंगे, उद्धव जी से बात होगी और उसके बाद माननीय शरद पवार जी से बात होगी और वो वापस पटना जाएंगे। एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने और उसे वापस लेने की कवायद के बीच शरद पवार की हैसियत राष्ट्रीय राजनीति में भी बड़ी है। वैसे भी महाराष्ट्र लोकसभा चुनावों के लिए अहम है। यूपी के बाद सबसे ज्यादा 48 लोकसभा सांसद महाराष्ट्र से आते हैं। महाविकास आघाड़ी एकजुट रहा तो बीजेपी को चुनौती दी जा सकेगी। राष्ट्रीय स्तर पर भी गठजोड़ में पवार की अहम भूमिका रहेगी। उनके सभी दलों में अच्छे संबंध हैं। उनके इस्तीफे की खबर सुनते ही राहुल गांधी, फारूक अब्दुल्ला, स्टालिन, सीताराम येचुरी, डी राजा सहित कई नेताओं ने फोन किए थे। आदरणीय पवार साहब ने राजीनामा दिया था और उन्होंने कहा था कि मैं अब सिर्फ राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ काम करूंगा, अध्यक्ष पद पे नहीं रहूंगा। उस समय भी देश भर के बड़े नेता जो है, विभिन्न पक्ष के नेता जो है, उन्होंने उनके साथ संपर्क साधी और उन्हें कहा कि आपकी हमें ज़रूरत है, आप बने रहे इस पद पर, राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे और हम सब मिलकर एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ देश की सेवा में साथ में आएंगे। इसलिए ये कहना अनिवार्य है कि आदरणीय शरद पवार साहब जो है वो समविचारिक पक्ष को जोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। खुद शरद पवार ने इस्तीफा वापसी के समय विपक्षी एकता की जरूरत की बात कही थी। सर्व विषयांची एकत्रित करण्याची प्रक्रिया अत्यंत महत्त्वाची आहे। त्याच्यामध्ये
व्यक्ति सब माने अनेक राजकीय नेत्यांची सलग असे संबंध असल्यामुळं या कामात लक्ष देण्यासाठी तुमची आवश्यकता आहे असं अनेक सरकारांनी विशेषतः अन्य राजकीय पक्षाच्या सरकारांनी मत व्यक्त केली. त्याच्यामध्ये काँग्रेसचे राहुल गांधी असतील, त्याच्यामध्ये काँग्रेस पार्टीचे सीताराम येचुरी असतील, असे अनेक नावं सांगता येतील की या सगळ्यांची या अँगलने लक्ष देण्यासाठी तुमची आवश्यकता आहे. फिलहाल पवार की चुनौती महाविकास आघाड़ी के भीतर चुनावी तालमेल बनाने की है और इसके बाद दूसरे राज्यों में उनकी भूमिका की दरकार होगी. सवाल ये जरूर है कि लोकसभा चुनावों में क्या वो विपक्ष का नेतृत्व करेंगे. मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया. इस महीने श्रीनगर में होने वाली G20 की उच्च स्तरीय बैठक के लिए आ रहे विदेशी राजनयिक घाटी में घूमेंगे. इसको लेकर प्रशासन पूरी तैयारी कर रहा है. सुरक्षा की समीक्षा की जा रही है और बताया ये भी जा रहा है कि इस बैठक के लिए श्रीनगर को स्मार्ट सिटी के तहत 321 करोड़ की बड़ी रकम भी मिली है. कश्मीर घाटी का ये पोलो व्यू मार्केट किसी यूरोप देश के पर्यटन स्थल से कम नहीं लग रहा. श्रीनगर शहर को G20 पर्यटन बैठक के लिए सजाया जा रहा है, जो यहाँ मई 22 और 24 को होनी है. इन तैयारियों के बीच सुरक्षा अभियान तेज है, लेकिन इसके बावजूद जम्मू कश्मीर में पिछले एक हफ्ते में गोलीबारी की कई घटनाएं सामने आई हैं. इस बीच केंद्रीय गृह सचिव और डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो श्रीनगर घाटी पहुंचे हुए हैं, जहां उन्हें सुरक्षा बलों ने इंतजामों को लेकर कई अहम जानकारियां दी. सुरक्षा बलों का कहना है कि पाकिस्तान यहां आतंकी गतिविधियों को और तेज करने की फिराक में है. 30 विदेशी आतंकवादी सक्रिय हो गए हैं, जो लगभग एक साल से कश्मीर में खुफिया तरीके से इंतजार कर रहे थे. उत्तर कश्मीर में बीते 5 दिन में लगातार 3 इनकाउंटर हुए. मारे गए 5 आतंकियों में से 3 दक्षिण कश्मीर के थे, लेकिन इन आतंकियों की उत्तर कश्मीर में मौजूदगी को लेकर केंद्र चिंतित है, खासकर इसलिए कि G20 की बैठकें गुलमर्ग में भी होनी हैं. इस बीच G20 मीटिंग से पहले NIA श्रीनगर में 15 जगहों पर छापेमारी कर रही है और ओवरग्राउंड वर्कर्स और टेरर फंडिंग से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है. पुंछ हमले ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को मजबूर कर दिया है कि वो G20 की सुरक्षा का 360 डिग्री रिव्यू दोबारा से करे. यही वजह है कि केंद्रीय गृह सचिव और डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो श्रीनगर घाटी पहुंचे हुए हैं. बताया जाता है कि सभी देश इस G20 की बैठक में पार्टिसिपेट करेंगे सिवाय चाइना के. नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए. शुक्रवार को बंगाल की खाड़ी से लगे इलाकों में भयानक तूफान आने का अंदेशा है. समुद्री हवाओं की जो रफ्तार है बताया जा रहा है कि 140 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है. मौसम विभाग ने खास बातचीत में एनडीटीवी को तमाम जानकारी दी है और जो तटीय इलाकों में रहने वाले मछुआरे हैं उन्हें चेतावनी दी गई है कि 14 मई को समंदर में न जाएं. हालांकि बताया जा रहा है ये जो तूफान है वो भारतीय तटीय इलाके से नहीं टकराकर आगे निकल जाएगा. ये रिपोर्ट देखते हैं. बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व और अंडमान के दक्षिण में समुद्र में जो डिप्रेशन बना है वो बुधवार शाम तक मोचा तूफान में परिवर्तित हो सकता है. एनडीटीवी से बातचीत में मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर M महापात्र ने कहा, 12 मई की सुबह तक बंगाल की खाड़ी में मोचा तूफान एक भयानक चक्रवाती तूफान में बदल सकता है. इसके बाद ये बांग्लादेश और म्यांमार के तटीय इलाकों की तरफ बढ़ेगा. फिलहाल इसके भारत के तटीय इलाकों से टकराने का कोई पूर्वानुमान नहीं है. इसके प्रभाव से निकोबार आइलैंड्स में बारिश शुरू हो गई है. ये नॉर्थ वेस्ट दिशा में 11 तारीख तक मूव करेगा. इसके बाद धीरे धीरे इसका पाथ चेंज होगा और नॉर्थ ईस्ट दिशा में बांग्लादेश और म्यांमार की तरफ आगे बढ़ेगा.
और इंटेंसिटी की बात करें, अभी जो लो प्रेशर एरिया है आज शाम तक ये एक डिप्रेशन का रूप ले सकता है। कल सुबह एक डीप डिप्रेशन बनते हुए कल शाम तक ये साइक्लोन में परिणत हो सकता है। इसके बाद भी इसका इंटेंसिफिकेशन बढ़ेगा और हमारा जो मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रेडिक्शन जो हमने किए हैं वो है वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म कैटेगरी। वो सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में होगा, यानी आपका 12 तारीख सुबह के आसपास ये एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म में परिणत हो जाएगा। ऐसे ही फेनोमेनल सी कंडीशन आ सकता है। फेनोमेनल का मतलब होता है कि जो वेव हाइट होता है सी के अंदर लगभग 14 मीटर हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक साइक्लोन मोचा 12 मई तक एक वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में परिवर्तित हो जाएगा और इस दौरान इस इलाके में जो समुद्र में हवाओं की रफ्तार है वो 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 10 से 14 मई तक इस पूरे इलाके में समुद्र अशांत रहेगा और इसलिए मछुआरों को ये एडवाइजरी दी गई है कि वो इस दौरान समुद्र में ना जाएं और साथ ही जो जहाज और ट्रॉलर्स फिलहाल इस वक्त साउथ अंडमान सी और साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल में हैं, उन्हें भी ये एडवाइजरी दी गई है कि वो जल्दी से जल्दी तट की तरफ लौट जाएं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को राज्य प्रशासन को हालात से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। पश्चिम बंगाल में मछुआरों को समुद्र में जाने से रोक दिया गया है। साथ ही राज्य में इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम एक्टिव किया गया है और रिलीफ मटेरियल का पर्याप्त स्टॉक तैयार कर लिया गया है। 9 तारीखे एवं लाइकली 10 तारीखे एकटू। मौसम विभाग ने कहा है कि 10 मई को साइक्लोन आएगा। अगर हालात 11 मई तक चुनौतीपूर्ण होते हैं तो सुंदरबन और दीघा इलाके में हमें तत्काल प्रभाव से राहत बचाव का काम शुरू करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम आम लोगों को आश्वासन देना चाहते हैं कि किसी तरह की चिंता की जरूरत नहीं है। हम मौसम पर नजर रख रहे हैं। हम पहले भी साइक्लोन से निपट चुके हैं। गवर्नमेंट सबटाई नजर रखছে। जाहिर है पूर्वी भारत के तटीय इलाकों में प्रशासन को 14 मई तक बेहद सतर्क रहना होगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन सुधीश के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।